ये जो आज यूथ पार्लियामेंट होने जा रही है, मुझे ऐसे लगता है ये 2023 की पहली यूथ पार्लियामेंट हो रही है, यूनिक पार्लियामेंट होने जा रही है। और आज यहाँ जो कुछ निकलने वाला है आप लोगों के मंथन से, शायद वो भारत की दिशा और दशा तय करने वाला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है हमारे लिए। मुझे ऐसे लगता है बहुत कुछ होगा, क्योंकि बहुत कुछ चर्निंग हो रही है, बहुत कुछ मंथन हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, मंथन के बाद उसका परिणाम भी सामने आएगा। चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नया विषय है? नहीं, भारत में हजारों वर्ष पहले लागू हो चुका है, हजारों वर्ष पहले लागू हो चुका है। आज समय नहीं है, नहीं तो मैं कभी आपके रामायण के उत्तरकांड की चर्चा करता। लेकिन अगर आप उत्तरकांड पढ़ेंगे रामायण का, चाहे तुलसी जी का रामचरितमानस पढ़िए, वाल्मीकि जी का जो लिखा है रामायण उसको पढ़िए, तो आपको पता चलेगा जिन चीज़ों को अभी हम लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस पर डिबेट कर रहे हैं, ये हजारों साल पहले हो चुका है। इसलिए पूरी दुनिया में कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, युधिष्ठिर राज्य की बात नहीं होती, राम राज्य की बात होती है, क्योंकि राम राज्य के बड़े यूनिक फीचर रहे। ये कॉमन सिविल कोड बहुत पहले लागू हो चुका है। प्रैक्टिकली जब आप लोग आज चर्चा करेंगे तो 2-3 विषय का ध्यान रखिए। पहला ये कि भारत में संविधान है या बहुविधान है। संविधान है तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, हम अंग्रेजी में उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब विधान होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास शब्द नहीं है। हम कह रहे हैं भारत में संविधान है, संविधान के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भारत में महिला को क्या कहा गया, पत्नी को क्या कहा गया, अलग अलग, माता, बहन, अलग अलग नाम से, लेकिन बड़ा यूनिक वर्ड यूज करते हैं, गृहिणी। अंग्रेजी में गृहिणी के लिए कोई शब्द है क्या? जिसका पूरा गृह यानी पूरा घर ऋणी हो, उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। गृहिणी का मतलब जिसका पूरा परिवार ऋणी हो, उसको कहते हैं गृहिणी। अंग्रेजी में कोई शब्द है क्या? नहीं है। धर्म के लिए कोई शब्द है क्या? अंग्रेजी में नहीं है। जब धर्म के लिए शब्द नहीं अंग्रेजी में, तो स्वधर्म के लिए शब्द कहां से आएगा? जब धर्म के लिए शब्द नहीं अंग्रेजी में, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए शब्द कहां से आएगा? तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हम सोचते हिंदी में है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बाहर से हमने अंग्रेजी के शब्द लिए, हमारे पास समानार्थी शब्द नहीं मिला, इसलिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे उदाहरण के लिए, अगर परिवार के अंदर पिताजी 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों से भेदभाव करे तो कैसा लगेगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगेगा क्या? चारों भाइयों में कभी एकता आएगी क्या? 4 बहुएं हैं और पिताजी यानी ससुर अपनी चारों बहुओं में भेदभाव करें, चारों बहुएं ठीक से रह पाएंगी क्या? नहीं। 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों के लिए अलग अलग नियम कानून बना दे पिताजी, चारों बहनें ठीक से सुख शांति से एक होकर रह पाएंगी क्या? इसको जब आप लोग चर्चा करेंगे दिन भर, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भारत की संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, भारत की परंपरा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भारत का संविधान है। अमेरिका या ब्रिटेन, फ्रांस या अरब का संविधान नहीं है। तो जब ये भारत का संविधान है, तो इसको पढ़ते समय हमारा चश्मा भी भारत का होना चाहिए। अगर आप अमेरिका का चश्मा लगा के, इंग्लैंड का चश्मा लगा के या फ्रांस का चश्मा लगा के इस संविधान को पढ़ेंगे, तो याद रखिए पढ़ने में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। इस संविधान को पढ़िए तो भारत के चश्मे से पढ़िए, तो मुझे लगता है समझ में आएगा कि वास्तव में हमारी परंपरा क्या रही है। आप सारे लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, जरा एक बार फंडामेंटल ड्यूटी को उठा के देखिए।
आर्टिकल 51A क्या कहता है? आर्टिकल 51A, टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि इस संविधान को एबाइड, हम इसको पूरी तरीके से आत्मसात करें, इसके आइडियल्स को फॉलो करें और प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, इस तरीके के नीतियां बनाएं, इस तरीके का काम करें कि एकता भाईचारा बढ़े, और डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, जैसे हमारे देश में शास्त्रार्थ होता था, लगभग 51 वही कह रहा है कि आप लकीर के फकीर मत बनिए, आप हर चीज को तर्क शक्ति के साथ उसको तौलिए, आप उस विषय पे तर्क करिए कि समान होना चाहिए तो क्यों और भेदभाव होना तो चाहिए तो क्यों, महिला पुरुष में भेदभाव होना चाहिए तो क्यों, ऐसा भी हो सकता है, कई जगह ऐसा होगा, भेदभाव होगा। नवरात्रि में कन्याएं खिलाई जाएंगी ना, बच्चे तो नहीं खिलाए जाएंगे। अब वहां कोई बच्चा आके PIL फाइल करे, भैया तुमने 9 कन्या खिलाई तो 9 लड़के भी बैठाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब समता समानता की बात करते हैं तो हमें चश्मा अपना भारत का रखना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। हमने सारे विषयों पे काम किया, लेकिन कहीं न कहीं शायद कानून के निर्माण में हमने डिस्कस नहीं किया। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, देख रहे होंगे आप। हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध के लिए लगभग 50 कानून चल रहे हैं, 50 कानून। मनी लॉन्ड्रिंग का अलग, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, नशा तस्करी अलग, मानव तस्करी अलग, सोना तस्करी अलग, चंदन तस्करी अलग, फिर इंडियन पिनल कोड अलग, ऐसे 50 कानून चलते हैं। अमेरिका ने क्या किया, एक किताब बनाई, इसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। 123 चैप्टर बना दिया, चैप्टर 1 ये, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, चैप्टर 4 ये, चैप्टर 5, ऐसे करके 123 चैप्टर बना दिया, और सारा भ्रष्टाचार और अपराध से जितने भी कानून थे सबको मर्ज कर दिया एक किताब में। इसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, ह्यूमन राइट और सिविल राइट के जितने कानून थे अलग अलग, सबको मर्ज करके एक कानून बना दिया, उसको कहते हैं फेडरल सिविल कोड। तो उन्होंने मोटा मोटा 2 किताब रखी, एक फेडरल पिनल कोड, एक फेडरल सिविल कोड। हमने क्या किया, जैसे जैसे समस्या आती गई हम कानून बढ़ाते चले गए, बढ़ते बढ़ते ये हो गया है कि करप्शन और क्राइम के खिलाफ हमने 50 कानून बना दिए, और सिविल राइट और ह्यूमन राइट के लिए भी लगभग हमने 40 कानून बना दिए। पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम शरीयत 1937 एक्ट, फिर उसके बाद हिंदू कोड आ गया, ऐसे ही आया, फिर ट्रिपल तलाक का कानून आ गया। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई हम कानून बनाते चले गए। उसका नतीजा ये हो रहा है, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी कौन है? पुलिस का जो थानेदार। FIR कहाँ लिखा जाता है? कांस्टेबल लिखता है। कांस्टेबल भी लॉ ग्रेजुएट नहीं होता, सिंपल 10वीं पास होता है या 12वीं पास होता है। अब हमने उसको कानूनों का मकड़ जाल बना के दे दिया। आप शिकायत करने जाते हो, एक पन्ने में आपने शिकायत किया, कॉमन मैन शिकायत करेगा ना, भाई मेरे साथ ये हुआ। वो बेचारा हवलदार 10वीं पास या 12वीं पास, अब वो 40 कानूनों को याद रखेगा क्या? 40 किताबों को पढ़ेगा क्या? उसके लिए अगर आसान हो जाएगा, एक सिंपल अगर उसको एक इंडियन पिनल कोड मिल जाए, एक इंडियन सिविल कोड मिल जाए, मुझे लगता है थानेदार का भी काम आसान हो जाएगा, सिपाही का काम भी आसान हो जाएगा, हवलदार का भी आसान हो जाएगा, और हमारा आपका भी आसान हो जाएगा, वकीलों का भी काम आसान हो जाएगा, जजेस का भी काम आसान हो जाएगा। जब आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं। मेरा ये मानना है कि भारत में एक इंडियन सिविल कोड आना चाहिए, एक इंडियन पिनल कोड बनना चाहिए, जो 50 तरीके के क्रिमिनल लॉ हैं, करप्शन को उनको मर्ज करके इंडियन सिविल कोड, इंडियन पिनल कोड बनना चाहिए। ऐसे ही ये जो 40 कानून चल रहे हैं ह्यूमन राइट, सिविल राइट के, सबको मर्ज करके एक कानून बनना चाहिए, एक सिंपल इंडियन सिविल कोड। कोई भेदभाव भी नहीं होगा, मुझे लगता है उसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। अब सवाल ये हुआ कि कॉमन सिविल कोड
स्पेशली जिस टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, हमारी लाइफ में आता कहाँ से? हमारी लाइफ में तब शुरू होता है जब शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है। जब शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है मनोज जी, तो पहली बात होती है लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की है। चर्चा यहां से शुरू होती है। मतलब दोनों की उम्र पूछी जाती है, हालांकि और भी पूछा जाता है, पिताजी का गोत्र क्या है, ये है वो है, बाकी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि कितने साल का बेटा है, कितने साल की बेटी है। अनफॉर्चुनेटली हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ शादी विवाह की उम्र अलग अलग चल रही है। जब मैंने PIL फाइल किया, मैं रिसर्च कर रहा था, तो पता चला दुनिया के 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर है। WHO कई बार रिपोर्ट दे चुका है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी हो रहा बड़ी खतरनाक है, उसमें फला फला बीमारी हो रही है। NHRC कई बार रिकमेंड कर चुका है, लेकिन कभी उस पर काम नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब वो PIL को एडमिट किया, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ, केंद्र सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने 1 साल काम किया, काम करने के बाद रिपोर्ट सौंपी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कम से कम उनके प्रयास के बाद संसद में एक बिल पेश हुआ कि भाई लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, और वो लड़की बेटी किसी की हो। इसमें पर्सनल लॉ कहाँ से आ गया? लड़के लड़की की शादी में हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई कहाँ से आ गया भैया? ऐसा थोड़ी होगा कि फ्लैट नंबर 1 में शादी की उम्र 18 साल होगी और फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 9 साल होगी और फ्लैट नंबर 3 में शादी की उम्र 14 साल होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता चला एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, 3 फ्लोर बना हुआ है। आज की डेट में जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसकी शादी की उम्र 18 साल है, जो सेकंड फ्लोर पे है उसकी 9 साल है, और जो थर्ड फ्लोर पे है उसकी 14 साल है। ये होना चाहिए क्या? आप लोग जरा बोलिए, होना चाहिए क्या? नहीं। तो आप इस पे चर्चा करिए। मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला एलिमेंट, आप उसको कॉमन सिविल कोड कहिए, इंडियन सिविल कोड का पहला एलिमेंट हुआ शादी विवाह की एज। दूसरा, अब जब शादी हो गई और शादी अगर सफल हो गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी लाइफ से निकल गया, अब ज्यादा उसका रोल बचा नहीं। हाँ, लेकिन अगर शादी हुई और शादी ठीक से नहीं चल रही है, तब कॉमन सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड आपकी लाइफ में आगे भी रहेगा। कैसे रहेगा? कि अगर भाई शादी सक्सेस नहीं हो रही है तो तलाक लेना है, तो तलाक का प्रोसीजर तय क्यों होना चाहिए? वो चाहे फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला हो या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे हो, वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो या पारसी की बेटी हो, इससे क्या लेना देना? अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये सब तो चल ही रहे। केवल इतना अंतर है कि उसमें एक ही बार में 1 गो में तलाक करना था, इसमें आपको 30-30 दिन पे करना है। तो आप इसको भी सोचिए कि तलाक का प्रोसीजर सबका एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तलाक का ग्राउंड सबका एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब तलाक हो गया तो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो फार्मूला एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, क्या ये अलग अलग होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए एक होना चाहिए? अब तलाक भी हो गया, मेंटेनेंस भी हो गया, नेक्स्ट स्टेज क्या हुआ? भाई जो बच्चे थे कि भाई बच्चे को गोद कौन लेगा, बच्चे का एडॉप्शन कौन करेगा, बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये भी तो पूरी तरीके से ह्यूमन राइट का इश्यू है, पूरी तरीके से सिविल राइट का इश्यू है। तो इसमें भी आप चिंतन करिए कि बच्चे के भरण पोषण का अधिकार क्या हिंदू बेटी को अलग होना चाहिए, मुस्लिम बेटी को अलग होना चाहिए, पारसी बेटी को अलग होना चाहिए, ईसाई बेटी को अलग होना चाहिए, या देश की सभी बेटियों को एक होना चाहिए? नेक्स्ट, जब ये भी डिसाइड हो गया तो बचा क्या? इन सक्सेशन इनहेरिटेंस, विरासत और वसीयत। तो विरासत का ग्राउंड क्या हो और विरासत का प्रोसीजर क्या हो, वसीयत का ग्राउंड क्या हो और वसीयत का प्रोसीजर क्या हो, ये क्या कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे होना चाहिए,
या हम सब भारत के हैं, हम सब भारतीय हैं और भारत एक सेकुलर कंट्री है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है कि आप रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी और आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। तो भारत का कल्चर क्या ये भी देखना पड़ेगा। भारत के कल्चर में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होता। इनफैक्ट भारत के कल्चर में महिला को पुरुष से ऊपर रखा गया। भारत में नर तू नारायण कहीं नहीं लिखा हुआ है, नारी तू नारायणी ऐसा शब्द है। तो हमारे यहां जो अभी व्यवस्था चल रही है, क्या यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप चल रही है या भारतीय संस्कृति के खिलाफ चल रही है? मैं इसलिए 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूं भारत की संस्कृति का। भारत में अगर आप पुराने जमाने में देखें तो राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। ये हमारी परंपरा रही कि हमने बेटी को थोड़ा ऊपर रखा, बेटे को थोड़ा नीचे रखा, ये परंपरा रही। हमने गंधार का राजकुमारी गंधारी रखा, कौशल कौशल्या, सौमित्र सुमित्रा, पांचाल पांचाली, जनक जानकी ऐसे रखा। ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हिंदुस्तान में, चलो पुरुषों में तो फिर भी एक बात ठीक है, लेकिन महिलाओं में इतना भेदभाव है, बेटियों के अधिकारों में इतना भेदभाव है, ऐसे कई बार लगता है तो कुछ बेटियां तो हमारी 3rd क्लास सिटीजन हो गई हैं। 3rd क्लास सिटीजन। आर्टिकल 21A कहता है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, कि 14 साल तक सभी बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। और मनोज जी 9 साल शादी की उम्र हमने रख दिया। तो जब फंडामेंटल राइट हो गया कि 14 साल तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना है, तो 9 साल में शादी की उम्र कैसे आपने रख लिया और कैसे कंटिन्यू कर दिया? अभी तो नहीं रखा, पुरानी चल रही है। 1937 का जो शरीयत एक्ट है वो अलाउ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जब इसको देखें तो आप, मेरा ऐसा मानना है, आप एक इंडियन सिविल कोड ड्राफ्ट करने की कोशिश करें, एक इंडियन सिविल कोड डिजाइन करने की कोशिश करें जिसका चैप्टर 1 हो एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 हो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 हो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 हो ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर 5 हो प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर 6 हो ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन, चैप्टर 7 हो प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, चैप्टर 8 हो ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन, चैप्टर 9 हो ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन। अगर इस तरीके से आप अगर इसको चैप्टर वाइज कर लें, मैंने उदाहरण का आपको दिया अमेरिका के फेडरल पिनल कोड का, अपना इंडियन पिनल कोड भी ऐसे ही है। ये अलग बात है, अपने इंडियन पिनल कोड में 22 चैप्टर है, अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में 122 चैप्टर है, 100 चैप्टर ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सिविल कोड बनाया है, एक इंटीग्रेटेड पिनल कोड बनाया है। तो ऐसा ही एक हम अगर इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव ऑल इंक्लूसिव इंडियन सिविल कोड अगर हम बना सकें, एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फेडरल सिविल कोड की तर्ज पे इंडियन सिविल कोड पे चर्चा कर सके, जो लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप तक लागू हो, तो मुझे लगता है आज जब आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए हैं, एक बहुत बड़ा देश के लिए आप सबका योगदान होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। बाकी अगर आदेश होगा कभी क्वेश्चन आंसर का लास्ट में कार्यक्रम के, तो मैं ज़रूर आप सबकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। धन्यवाद।